dear students. So, as we have announced that we will start paper third in BSc second year. So, I have decided to teach you paper third in BSc second year, right? So, paper third, elements of quantum mechanics, atomic and molecular spectra, right? As you know that every paper have 4 units, right? So in paper third there are 4 units. First is basically on modern physics, or you may say including matter, waves, etc. Then second one is related with quantum mechanics, and also next with atomic spectra, and then after molecular spectra, right? So we will start with first unit, and today I will discuss a very important phenomena of physics called photoelectric effect. For your kind information, Sir Einstein gets Nobel Prize for this phenomena, photoelectric effect, explanation of photoelectric effect using Planck theory of light. By the way, we will discuss later in detail. Okay, so today we will start photoelectric effect. ठीक है, तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? ठीक, आप आराम से मेरी बात समझिए. मैंने थोड़ा सा नोट्स जरूर कंसाइज कर दिया, और वास्तव में आपको बात समझनी है ना? तो ध्यान से लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा, तो बात समझ में आएगा. क्योंकि हम लोग चूंकि लाइव नहीं है, इसलिए भी पेपर पे अपनी बात कहना और फिर उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ जरूर लगता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ जाए. ठीक, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने तो बहुत सिंपल सी बात सुनी है ना भाई, जिसमें से करंट फ्लो करे इजीली उसको कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से करंट न फ्लो करे उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं. जैसे लकड़ी है ना, इंसुलेटर, और लोहा कंडक्टर. अब हमसे कोई पूछता है क्यों भाई लोहा कंडक्टर क्यों है ना? तो हम लोग कहते हैं क्योंकि सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक, अब मेरे दिमाग में सबसे बढ़िया उदाहरण वो मान लो जैसे सोडियम का चलता है. सोडियम भी तो मेटल ही है ना, ठीक है ना? तो सोडियम का हम क्रिस्टल ले लेंगे तो उसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना. क्यों? जैसे हम इमेजिन करते हैं कि सोडियम का एक टुकड़ा मैंने लिया, ठीक, तो वो किससे मिलकर बना होगा? वह टुकड़ा सोडियम के एटम से, Na 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 Na, है ना? ऐसे बना होगा ना. अब बताओ, Na का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. तो ये जो लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन 1 होता है, वो अपने एटम से अगर बाहर निकल जाए तो Na+ हो जाएगा, वो पॉजिटिव आयंस बन जाएगा, और वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला वही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है. क्यों? ठीक है ना? तो अगर कोई कंडक्टर हम लोग लेते हैं तो कंडक्टर के अंदर मेनली 2 चीजें होती हैं. एक स्टेशनरी पॉजिटिव आयन, वो स्टेशनरी नहीं होता है, वाइब्रेट करता रहता है, ऑक्सीलेट करता रहता है, और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन आप सोचो, एक बात और ध्यान रखना कि एटम्स की जो संख्या होती है, कितना भी छोटा टुकड़ा सोडियम का ले लें तो सीधे एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, मतलब 10⁻23. और हर एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है. एनीवे, तो कंडक्टर में 2 चीज होता है, स्टेशनरी पॉजिटिव आयन जो काफी बड़ा होता है और अपने पोजीशन पे केवल ऑक्सीलेट करता है, और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन.
ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन सोचो ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है और वो जो पॉजिटिव आयन बन गया एटम्स, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन मूव जरूर करेगा पूरे कंडक्टर में, पूरे क्रिस्टल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं आ सकता। और इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पॉजिटिव आयंस के अट्रैक्शन के बावजूद बाहर आ जाए, राइट। तो क्या इस तरीके से हम नहीं सोच सकते कि अगर सर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए, इफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा एनर्जी, देन इट कैन लीव द सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना। अगर हम किसी भी मेथड से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा दे सके, तब वह मेटल के सरफेस को छोड़ के क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, ठीक। और उसको हम लोग कहेंगे कि ओके दिस इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब ऐसे तो इमिशन बेसिकली मैं नाम लूं तो 3 टाइप्स का हो सकता है। जैसे आप मेटल को गर्म कर दो, हीट से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा, तो उसको कहते हैं थर्मो आयनिक इमिशन, राइट। आप मेटल पे लाइट डालिए और लाइट से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए मेटल में से, मेटल सरफेस से, तो उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक मेथड और होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल लगा के निगेटिव इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस, मेटल के अंदर से बाहर खींच लीजिए, तो उसको कहा जाता है फील्ड इमिशन। बाय द वे, तो आपने देखा कि 3 मेथड से मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। कौन कौन से? थर्मो आयनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड इमिशंस। तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। हाल्वास और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था और वहीं से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हुई थी, है ना। तो उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था वो मैंने फिगर में बना दिया है। पहले आप फिगर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि भाई फिगर में क्या है। एक कैथोड है, जो निगेटिव प्लेट होता है उसको कैथोड कहते हैं। बैटरी के निगेटिव से जुड़ा है ना, जो लाइन मैंने खींचा उसको प्लेट समझिए, जैसे अपना हाथ रखिए, हाथ प्लेन होता है ना, उस तरीके से एक प्लेट है, ठीक है। तो वो कैथोड हो गया क्योंकि वो निगेटिव है, और जिधर आप पॉजिटिव जोड़ेंगे वो एनोड हो गया क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिव है, राइट। ये गोल सा क्या बनाया सर आपने? तो ये मान लीजिए आप ग्लास का एक बल्ब है जिसके अंदर वैक्यूम है, मतलब उसके अंदर की हवा लगभग निकाल दी गई, ठीक है। माइक्रो एमीटर क्या है? तो अमीटर है सर, करंट मेजर करेगा, जब उसमें से करंट जाएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। और माइक्रो एम्पियर क्यों लिया, माइक्रो अमीटर क्यों लिया? क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसका मतलब हम वो अमीटर यूज करेंगे जो सबसे कम करंट मेजर करता हो, माइक्रोन में मेजर करता हो करंट को, इसलिए माइक्रो एमीटर। और ये रिहेस्टाट है कि आप वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, बेसिकली जो वोल्टेज लगा रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सके, जो इस पे वोल्टेज आप लगाते हैं उसके लिए। फिर वैसे एनीवे, तो बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में क्या होता है? एकदम सीधा आंसर कि जब किसी मेटल पर लाइट पड़ता है, लाइट ही नहीं और रेडिएशन भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हो सकता है, इसलिए आप चाहे रेडिएशन कहो या लाइट कहो, राइट। जब किसी मेटल पर लाइट पड़े और उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो इस घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो मैंने एकदम सीधी बात लिखी है, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू लाइट, ऑब्लिक करके मैंने लिखा है रेडिएशन, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए हमसे कोई पूछता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो मैं कहता हूं देखिए सर, मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर तो आता नहीं, मेटल के अंदर ही ना मोशन करता रहता है। क्यों बाहर नहीं आता? क्योंकि मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस भी होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, मेटल पर लाइट पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इसी घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूं, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू लाइट
इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जरा फिगर देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है? वो रेडिएशन मैंने बनाया है ना, लाइट और यूवी लिखा हो, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, किस पे पड़ा? मेटल पे। तो उसमें से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, तो मैंने निगेटिव लिखा है। और फिर अपोजिट प्लेट पे जो मैंने कर्व टाइप का बनाया हुआ है, मैंने जब पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा किधर से किधर? लेफ्ट से राइट। तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज जिधर मूव करता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि जब भी बैटरी में करंट का डायरेक्शन बनाइए तो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक, तो बताइए आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इन इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, चार्ज मूव कर रहा है ना, चार्ज मूव करेगा तो उसको क्या कहेंगे? करेंट ना। तो करेंट जो फ्लो करेगा माइक्रोमीटर से, उस करेंट को कौन सा करेंट आप कहेंगे? फोटो करेंट। तो लिख दिया मैंने। The emitted electrons are called photoelectrons and current flowing is called photocurrent। हो गया? ठीक, तो आप समझ गए अच्छे से मेरी बात। The process of emission of electron from metal surface is called photoelectric effect। The emitted electrons are called photoelectrons and current flowing is called photocurrent। वैसे एक बात मैंने कहा था कि नोट्स पे जो मैं पेंसिल से लिखा करूंगा, हल्का रहेगा थोड़ा, वो मत आप फेयर रिकॉर्ड पे लाइएगा। वो मैं आपको समझाने के लिए और मुझे नेक्स्ट पेज ना यूज करना पड़े, इसलिए मैंने उसको किनारे पे लिख दिया है ऐसे। ठीक है, आप केवल बढ़िया सा फिगर बनाइए और जो मैंने ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से लिखा हो वो आप ढंग से अपने नोट्स पे लिखिए। एनीवे, अब जैसे लोगों ने एक ये नई घटना खोज ली कि मेटल पे लाइट पड़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि जब हम पॉजिटिव लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होता है तो माइक्रो एम्पियर में करंट दिखता है माइक्रोमीटर में। लेकिन अगर इस प्लेट पे निगेटिव लगा देते हैं तो कोई करंट नहीं दिखता है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ सही बात है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन ही निकला होगा, इसीलिए जब प्लस लगाते हैं तो करंट बहता है, अदरवाइज नहीं बहता है। माइनस लगाते हैं तो नहीं बहता है। क्यों? जैसे मान लो बैटरी प्लस पे अपना फिंगर रखो, चलो प्लस से निकल के करंट लेके चलो, तो जैसे देखो यहां तक पहुंचे कर्व तक, अब बीच में तो एकदम गैप है ना, तो फिर यहां पे करंट कैसे फ्लो किया होगा? तो वही जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो मूव किया है, इसी वजह से करंट फ्लो किया होगा। तो कंफर्म हो गया लोगों को कि जब मेटल पर लाइट पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी घटना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन निकले उन इलेक्ट्रॉन्स को कहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो सब सेम होता है, चाहे सोडियम का हो, ऑक्सीजन का हो या लोहे का हो, ठीक। लेकिन इसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए रखा क्योंकि ये लाइट के पड़ने पर मेटल में से निकला, दैट्स व्हाई कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और जो इनकी वजह से करंट बहा उसको कहते हैं फोटो करंट, ठीक। अब जब लोगों ने ये घटना, ये फिनोमिना खोज ली कि भाई मेटल पे लाइट पड़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये तो कंफर्म हो गया सभी को, ठीक। एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब ये हुआ कि चलो इस एक्सपेरिमेंट को और सीरियस होके और बेहतर वे में करते और देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक। तो मैंने क्या हेडिंग बनाया? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व किया और क्या नतीजा निकला वो लिखते हैं। तो मैंने लिखा कि दीज आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। पहला किस पे अध्ययन करेंगे हम लोग? डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी, और फिर उसके बाद डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। और भी चीजें हुई होंगी थोड़ा एक्स्ट्रा, बट वो मैं इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा कि मैं आपको सिर्फ उतनी बात बताना चाहूंगा जो आप ढंग से समझ पाए और अच्छे से लिख पाए, ठीक है। एनीवे, तो पहली हेडिंग मैंने क्या बनाया? डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी। आप मुझे बताइए, मैंने ऊपर वैसे वो जो फिगर बनाया है ना गोल सा, उसी के बगल में सब दिखाया है कि आप लाइट डाल रहे हैं ना मेटल पे, तो लाइट की वजह से ही ना मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना निकलेगा? 100 निकलेगा, 400 निकलेगा, 1000 निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, ये सब लाइट पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि लाइट से ही ना ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है,
ठीक, तो पहला मैंने क्या डिस्कशन करना है एक्सपेरिमेंट में कि डिपेंडेंस ऑन इंटेंसिटी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या देखा वो मैंने ग्राफ में प्लॉट किया है पेज नंबर 1 में। एकदम नीचे देखिए किसके किसके बीच ग्राफ है। वाई एक्सिस पे फोटो करंट, कितना करंट बह रहा है वो वाई एक्सिस पे है। एक बार मैंने आई इंटेंसिटी का लाइट डाला है, फ्रीक्वेंसी न्यू है तो नीचे वाला ग्राफ है, ठीक है। और अब फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंटेंसिटी बढ़ा के कितना कर दिया 2i, तो देख लो ऊपर वाला ग्राफ है, ठीक। अच्छा, जब इंटेंसिटी मैंने ज्यादा किया है तो आप जरा ओ पे फिंगर रखो और फर्स्ट फिंगर ऊपर वाले 2i पे रखो वाई एक्सिस पे, तो करंट इतना होगा। इंटेंसिटी कम है तो करंट क्या है, कम है। आप देखिए ग्राफ से नहीं समझ में आता है कि जैसे जैसे एनोड पे आप पॉजिटिव बढ़ाते चले जाते हैं करंट का मान बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। ग्राफ पढ़ना आप सभी जानते हैं ना कि x की वैल्यू बढ़ाया तो y की वैल्यू क्या हो रही है, ऐसे ही नहीं समझते हैं। तो बताइए क्या नतीजा निकला, अभी मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। नतीजा ये निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना में जब डाले गए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या लिखा है मैंने, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये मैंने लिखा है, ठीक। आइए उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलते हैं ऊपर फिगर पे एक बार वापस। देखो मैंने दो टार्च की तरीके से फिगर बनाए हैं ना। एक की इंटेंसिटी मैंने आई कहा, उसमें 1 2 3 4 लगभग 4 रेज निकलते हुए दिखा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी म्यू ही है। और दूसरे की इंटेंसिटी 2i, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई तो नंबर ऑफ रेज मैंने बढ़ा दिया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। तो दोनों टार्च की फ्रीक्वेंसी न्यू न्यू सेम है, लेकिन छोटे वाले की इंटेंसिटी आई है तो बड़े वाले की इंटेंसिटी 2i है। अब मुझे बताना पहले किस टार्च से हम लोग कैथोड वाला जो मेटल है, कैथोड जो है, उस पे लाइट डालें। सपोज करो कि आई वाले से डालते हैं, ठीक। तो मैंने लिखा है ना विथ आई सैचुरेशन करंट 50 माइक्रो एम्पियर एन 100, क्या मतलब इसका मैं बताता हूं। तो जब मैंने आई वाले इंटेंसिटी वाले टार्च से मेटल पे लाइट डाला तो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकला। कितना इलेक्ट्रॉन निकला मान लिया मैंने 100, बहुत ज्यादा निकलेगा ये मैं जानता हूं, लेकिन मैंने लिख दिया कि चलो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है सर 100 निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और वो पॉजिटिव सामने उसको खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करेगा ना मूव करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, और फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो उसी को क्या कहते हैं, करंट। तो करंट बहेगा तो माइक्रो एम्पियर में हम लोग मेजर कर सकते हैं। बताओ करंट का क्या फार्मूला होता है, देखो मैंने लिखा है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू कैसे निकलता है, N इंटू ई। मतलब जितना ज्यादा N होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट। बात समझ में आ रही है मेरी। तो मैंने क्या कहा, जब मैंने एक्सपेरिमेंट में आई इंटेंसिटी और म्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट कैथोड पर डाली तो मैंने कहा कि करंट का मान जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा था, बढ़ते बढ़ते अधिकतम कितना करंट हुआ, 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर। क्यों बढ़ते बढ़ते, क्यों सर, क्योंकि शुरू शुरू में 0 होगा तो 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन केवल पहुंचेगा, तो n की जगह 10 रखेंगे तो करंट का मान कम होगा। लेकिन फिर और पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन 10 की बजाय 30 पहुंचने लगेगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा, और प्लस लगाएंगे तो 30 के बजाय 50 पहुंचेगा तो करंट और बढ़ेगा, और ज्यादा प्लस करेंगे तो 80 पहुंचेगा, करंट और बढ़ेगा, और ज्यादा प्लस करेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, करंट और बढ़ेगा। और अब मुझे बताइए, अब और ज्यादा प्लस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो 100 ही निकला है ना, तो अब चाहे जितना भी प्लस लगाइए करंट नहीं बढ़ेगा, करंट का मान स्थिर हो जाएगा। उस करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट, राइट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। तो ग्राफ में आप देख लो ना, अब नीचे वाला ग्राफ देखो, करंट जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हो VC से, देखो करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो बताओ एक्सपेरिमेंट में क्या देखा मैंने कि जब आई इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं तो मैक्सिमम कितना करंट आ रहा है, 50 माइक्रो एम्पियर। लेकिन अब क्या करें, अब वो टार्च हटा लो, इंटेंसिटी कितना 2i वाला टार्च ले लो, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है, अब फिर लाइट डालो, अब फिर धीरे धीरे प्लस पोटेंशियल बढ़ाओ, तो अब की बार आप क्या देखते हो कि सैचुरेशन करंट 50 पे नहीं खत्म हुआ, कितने पे खत्म हुआ, 80 पे, 80 माइक्रो एम्पियर पे खत्म हुआ, 80 माइक्रो एम्पियर पे। तो करंट बढ़ गया ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, N बढ़ गया ना, और N बढ़ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई
तो n का मान बढ़ गया, अर्थात निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट कि जब डाले गए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाती है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर से पढ़ लो, आपने ये लिखा है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप चीजों को कनेक्ट करके समझना। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। क्यू कब ज्यादा होगा? जब n ज्यादा होगा, राइट। और जब n ज्यादा होगा तो I ज्यादा होगा। तो हम यही ना देख रहे थे कि I इंटेंसिटी वाला डालते हैं तो करेंट 50 आ रहा था, सैचुरेशन करेंट, और जब 2I वाला जानते हैं तो सैचुरेशन करेंट 80 हो गया। यानी डाले गए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। यही मैंने पहला पॉइंट लिखा था ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में। अब जरा दूसरी चीज आप सभी समझो। जैसे चार्ज है ना जी, प्लस हो चाहे माइनस, तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा तो चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? F बराबर Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा, E बराबर V बाई डी। ये सब हम लोग 12th में पढ़ते हैं। मैंने एक फिगर बनाया है ना, प्लस और माइनस है, प्लस चार्ज Q है, उसको छोड़ दिया तो माइनस की तरफ जाएगा तो वो गति प्राप्त करेगा, एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो K इज इक्वल टू Q इंटू V। ये सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, आपने मेटल पे लाइट डाला, कितनी इंटेंसिटी वाला सर आपने डाला? I। तो 100 इलेक्ट्रॉन निकला होगा मेटल में से। अब मेटल में से निकलने का मतलब कोई मेटल के एकदम अंतर से निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे होगा तो वो भी निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जो 100 इलेक्ट्रॉन निकला, सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर नहीं होगी, एनर्जी इक्वल नहीं होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, ठीक होगी ना, सबकी बराबर तो हो नहीं सकती, ठीक। अच्छा, तो हमें यह पता करना है कि जो 100 इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से किस इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, या मुझे यह पता करना है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की है वो कितनी है, ठीक। तो अब वो कैसे पता लगाए? तो मैं कहता हूं देखो ऐसे पता लगाओ। इमेजिन करो कि आप इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो, ठीक। इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी होगा तो गति करता हुआ आएगा, ठीक। आप इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो, तो जैसे मान लो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रोका, एक इलेक्ट्रॉन को रोकने में हमें कम एनर्जी लगाना पड़ा या कम फोर्स लगाना पड़ा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ा या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो आप मुझे बता दो जरा, तो किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? तो जिसको रोकने के लिए आप ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसको रोकने के लिए आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसी फॉर्मूले से लगता है, Q इंटू V से। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, लेफ्ट से राइट चल रहा है। अब आप ये जो प्लेट है ना, कर्व टाइप का, जिसको आप एनोड कह रहे हैं, आप इस पे निगेटिव पोटेंशियल लगाइए। तो निगेटिव लगाएंगे तो सब इलेक्ट्रॉन तुरंत नहीं रुक जाएगा, कुछ रुक जाएगा, लेकिन कुछ के पास इतनी ऊर्जा होगी कि वो फिर भी उसके पास पहुंच जाएगा और सर्किट में करंट बहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप निगेटिव बढ़ाते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट से राइट में चल रहा है वो राइट वाले प्लेट पे नहीं पहुंच पाएगा, इनेट पे नहीं पहुंच पाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन उस पे नहीं पहुंचेगा। जैसे ग्राफ देखो आप, पेज नंबर 1 पे नीचे 0 है ना, O लिखा है आपने। अब जैसे जैसे आप निगेटिव कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आ रहा है कि करंट का मान कितने निगेटिव पोटेंशियल पे 0 हो जाता है? VC। V फॉर पोटेंशियल, C फॉर कट ऑफ। मतलब वह पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाए, है ना, ठीक है, उसको हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। तो मुझे बताइए कि VC से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है ना। अगर हमें ज्यादा निगेटिव लगाना पड़ेगा रोकने के लिए तो ऊर्जा ज्यादा होगी, अब कम लगाना पड़ेगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया। दूसरा चीज कि जब हम I का डाल रहे हैं लाइट, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकला, सैचुरेशन करंट 50 है, और करंट को कट ऑफ करने के लिए मान लीजिए हमको -5 वोल्ट लगाना पड़ा,
ठीक है, कितना वोल्ट लगाना पड़ा, -5 वोल्ट, तो करंट जीरो हो। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक, अब जब मैं 2i वाला डालता हूं तो 300 इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैसे जान लिया सर कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि करंट 80 माइक्रो एम्पियर सैचुरेशन वाला हो जाता है। लेकिन अब की बार भी जब मैं निगेटिव लगा के इलेक्ट्रॉन को रोकना शुरू करता हूं तो 5 पे करंट जीरो फिर हो जाता है, 5 वोल्ट पे करंट फिर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूर बढ़ जाती है, परंतु निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि सर चाहे आई डालिए चाहे 2i इंटेंसिटी वाला डालिए, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो कट ऑफ करने के लिए ऊपर भी 5 वोल्ट लगाना था और दूसरे वाले में भी 5 ही वोल्ट लगाना था, -5 वोल्ट। ठीक, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, याद रखिएगा। ठीक, अब आइए फ्रीक्वेंसी पे डिस्कशन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है। तो अब लोगों ने ये देखा कि इंटेंसिटी सेम रहने दो, आई, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ा देते हैं तो वो जो कट ऑफ पोटेंशियल था ना, जैसे न्यू फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालिए, आई इंटेंसिटी वाली डालिए, तो कट ऑफ अगर सपोज कर लीजिए कि -4 वोल्ट है तो इंटेंसिटी मत बदलिए, उसको आई ही रहने दीजिए। लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे 2 न्यू, तो लोगों ने ये देखा कि अब करंट को जीरो करने के लिए जो माइनस में कट ऑफ पोटेंशियल लगाते हैं वो -10 लगाना पड़ा, -10 वोल्ट। तो जब ज्यादा रोकने के लिए वोल्टेज लगाना पड़ा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए लिखा है द मैक्सिमम के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ग्राफ भी देखो ना, ν1 है और ν2 है ना, ν1 है और क्या है, ν2 है। ठीक, अब इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ν2 ज्यादा है। कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ν2 है ना। तो देखो ν2 लाइट वाली जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो उसमें मैंने एक चीज देखा कि उसमें करंट का मान जीरो करने के लिए ज्यादा निगेटिव लगाना पड़ता है, Vc2 ज्यादा है। और जब फ्रीक्वेंसी कम है तो करंट जीरो करने के लिए कम निगेटिव लगाना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट ग्राफ नीचे था, लोगों ने किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया, न्यू के बीच में और करंट के बीच में, वोल्टेज के बीच में जो अप्लाई करते हैं तो उनको स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हर मेटल के लिए, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, और आप कहते हैं उस पर लाइट डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन एक बड़ा ही मतलब क्या बोलेंगे कि बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आ रहा था कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं कहूंगा, मैं ऐसे बस एग्जांपल बोल रहा हूं कि जैसे कोई मेटल है तो उस मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की मान लीजिए 500 हर्ट्ज है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी 500 हर्ट्ज नहीं होती, लाइट की फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज होती है, राइट। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तो उस मेटल के लिए 500 हर्ट्ज अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो जब आप उस पर लाइट डालेंगे और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, 510, 515, 520, तभी उसमें से लाइट निकलेगा। अगर आप उस पर 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहे जितनी देर डालते रहिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो लोगों ने एक और चीज क्या देखा, फॉर एवरी मेटल देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ν0 ऑफ लाइट टू इमिट्स इलेक्ट्रॉन कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, कहते हैं, लाइट नहीं, क्या कहते हैं, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। मतलब हर मेटल से
इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप उस मेटल पे डालिएगा तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। खैर, इसके बाद यही जो 5 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था उसी को लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। मैं पांचों बोलता हूं, ठीक। पहला क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, लाइट की इंटेंसिटी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निर्भर नहीं करती। तीसरा क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और चौथा क्या है, प्रत्येक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल पर डालेंगे तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और अंतिम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना तत्कालीन होती है, अर्थात इंस्टेंटेनियस होती है। मतलब जैसे ही लाइट पड़ता है तुरंत उसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तत्कालीन प्रक्रम, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सो ये 5 लॉ हो गए। क्या 5 लॉ हो गए भाई? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. The maximum KE of photoelectrons does not depends on intensity of light. Third, the maximum KE of photoelectron increases with increase in frequency of light. Fourth, for every metal there is a minimum frequency of light for emission of photoelectrons called threshold frequency of metal. And last, the photoelectric effect is an instantaneous process. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लोग ये तो जान गए कि मेटल पर लाइट पड़ता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो अब इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना था कि कैसे ये बात हो रही होगी। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी फिनोमिना में सबसे जरूरी बात जो होती है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आप केवल ऊर्जा का हिसाब किताब सही रखिए किसी भी फिनोमिना में, ठीक। तो क्या लोगों ने इतना तो समझ ही लिया था कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मेटल पर जब लाइट डालते हैं तो लाइट से ही वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है और फिर उसी ऊर्जा से वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट या वेव थ्योरी ऑफ लाइट से करने की कोशिश होती है और जो असफल हो जाता है, ठीक। तो मैंने हेडिंग बनाया है फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने में असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, बस 2 लाइन में 2 मिनट में सुनिए। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार लाइट वेव होता है, और अगर लाइट वेव होता है तो मैंने लिखा है कि वेव के पास जो ऊर्जा होती है वो उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। मतलब वेव की इंटेंसिटी ज्यादा तो उसकी ऊर्जा ज्यादा, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि इंटेंसिटी जब हम बढ़ाएंगे वेव की, मतलब लाइट की, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी ऊर्जा भी तो बढ़ जानी चाहिए ना, क्योंकि इसी लाइट से एनर्जी लेके ही ना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ती। और भी चीजों को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तत्कालीन नहीं होना चाहिए घटना। अगर वेव लाइट है तो फिर वेव जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो कुछ तो टाइम उसमें स्पेंड होगा, इसलिए घटना तत्कालीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट वेव थ्योरी के अनुसार नहीं होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा है हम दे रहे हैं ना इंटेंसिटी बढ़ा के, फिर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों आया। तो इस आधार में अंत में ये कंक्लूजन निकला कि क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब इसकी सफल व्याख्या किया था आइंस्टीन ने, और किस थ्योरी पे, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो मैं आपसे नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।